सो हिस्टोरियोग्राफी के डेवलपमेंट में वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स थे उनमें तीसरा जो फिलोसोफर्स है जिनका नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल है ये जर्मन फिलोसोफर है। इनका क्या योगदान रहा इसमें किसमें फिजियोग्राफी के डेवलपमेंट में, ये भी हम बात करेंगे। सो हम ये देखते रह जा रहे हैं कि चाहे वो रेन डेस्कार्ट हो, चाहे वोल्टेयर हो, या तो फिर जिनकी हम बात कर रहे हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, ये क्या कर रहे हैं कि अपने अपने विचार हिस्टोरियोग्राफी में ऐड करते जा रहे हैं, जिसके कारण मॉडर्न हिस्ट्री का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है इन द वेस्टर्न कंट्रीज। सो ये जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल है, जर्मन फिलोसोफर है, ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। उनका ये बोलना था कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी है, जो हिस्टोरिकल रियलिटी है और ऐतिहासिक वास्तव है, वह तर्क शुद्ध लॉजिकल मैनर से रखी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है आर दी इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। ये क्या दिखाते हैं, आदमी की प्रगति दिखाते हैं। सो प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बॉन्ड टू चेंज ओवर द टाइम एज न्यू एविडेंसेस वुड कम। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये एक बार अगर हमने हिस्ट्री में कोई चीज लिख दिया तो वो हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी, अनचेंजेबल रहेगी, ऐसा नहीं है। जो भी हमें इन द कोर्स ऑफ टाइम हमें क्या मिलते जा रहे हैं, एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं, उस एविडेंसेस के बदौलत हिस्ट्री में क्या हो सकता है, चेंजेस भी आ सकते हैं। यानी अभी तक जो एक बार लिख दिया था वही चीजें क्या मानी जाती थी, परमानेंट मानी जाती थी। मगर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ने बोला कि सपोज वी आर गेटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स और न्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट इवेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री राइटिंग में क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। और ये उसका जो मानना ये था, इस मानने से ये हुआ कि उस समय के मैक्सिमम जो अदर स्कॉलर्स थे वो कन्विंस हो गए कि ये जो हिस्टोरिकल मेथड्स है ये किसी भी तरीके से लेजर क्वालिटी की नहीं है। किसके किसके किससे, जो दो दे आर डिफर फ्रॉम दी साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक तरीके से थोड़ी सी अलग है मगर किसी भी मामले में साइंटिफिक मेथड से कम भी नहीं है। ये उन्होंने अदर जो स्कॉलर्स थे उनको क्या कर दिया, कन्विंस कर दिया। तो इनके बाद में हिस्ट्री में चेंजेस भी हो सकते हैं, ये भी बात क्या आने लगी, सामने आने लगी। उन्होंने क्या बोला है कि अपनी दो बुक लिखा है, उनके जो क्या बोलेंगे हम लेक्चर्स है या उनके जो आर्टिकल्स है वो इंसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिकल साइंसेस में दी है। और उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस बुक भी लिखा है जिसका नाम है रीजन्स इन हिस्ट्री। इस प्रकार से जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ने क्या कर दिया, एक हिस्टोरियोग्राफी को क्या कर दिया, चेंज, हिस्टोरियोग्राफी में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। उसके बाद में फोर्थ हम अपना क्या देखेंगे, स्कॉलर देखेंगे जिनका नाम है लियोपोल्ड वॉन रांके। लियोपोल्ड वॉन रांके। अब ये जो लियोपोल्ड वॉन रांके है ये जनरली 1795 से लेकर तो 1886 तक रहे हैं। तो 1886 तक रहे, इसका मतलब ये 19th सेंचुरी के थे, 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स थे। ये इन्होंने ये बोला था कि ये जो लियोपोल्ड वॉन रांके है जो बर्लिन यूनिवर्सिटी में काम करते थे और इनका 19th सेंचुरी में इनके विचारों का यूरोप में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। और जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर हुआ। अब इन्होंने क्या बोला था कि ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड। तो इन्होंने ये बोला था कि हिस्टोरिकल मेथड में क्या होना चाहिए, क्रिटिकल मेथड को स्थान देना चाहिए।
ही हैज गिवन यूटमोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, किसको इम्पोर्टेंट दिया, ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इनका ये बोलना था कि व्हाट एवर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इट शुड बी फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और यही कारण था कि जो इमेजिनेटिव नरेशन था और काल्पनिक लिखान था उसको उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया और उसको उन्होंने क्या किया, विरोध किया। उनका ये बोलना था कि हिस्ट्री राइटिंग और हिस्टोरियोग्राफी कैसी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वहां पर किसी भी तरह का इमेजिनेटिव नरेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी 2 बुक लिखे थे, इनका नाम था द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा बुक उन्होंने लिखा था द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 बुक लिखकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान उन्होंने कहां पर बनाई, कहां पर बनाई, हिस्टोरियोग्राफी में बनाई। और इस अलग सोच से जो हमारा जो इतिहास लिखने की जो परंपरा थी, जब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की जो हमारी जो परंपरा थी, उसमें क्या हो गई, उसमें क्या हो गई, भर लग गई और बढ़ोतरी हो गई और डेवलपमेंट आने लगे। देन उसके बाद में एक महत्वपूर्ण स्कॉलर देखेंगे, कार्ल मार्क्स, जिनका जिनका क्लास स्ट्रगल बहुत ही क्या है, फेमस है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का व्हाट इज द क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो क्लास स्ट्रगल दिया है, अभी कार्ल मार्क्स का लाइफ स्पैन भी देख लेंगे, वो 1818 से लेकर तो 1883 तक रहे हैं। तो जब भी 9th सेंचुरी का जो लेटर हाफ है, 19th सेंचुरी का जो लेटर हाफ है, इसका मतलब 1850 के बाद में न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज गिवन बाय दी कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स ने एक नया ही विचारधारा क्या किया, प्रेजेंट किया, सामने रखा। और कार्ल मार्क्स का ये बोलना था, एज पर हिम हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ये जो हिस्ट्री है कोई अमूर्त घटनाओं का क्या नहीं है, आइडियाज नहीं है। इट वाज अबाउट द लिविंग पीपल, वो किसके बारे में दी जाती है, जिंदा लोगों के बारे में दी जाती है। सो ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल एंड ओनरशिप। तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप जो होती है, ये किसके ऊपर बेस करती है, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उस पर, और उन्होंने जो रिसोर्स को ओन किया है उस पर क्या होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप डिपेंड होती है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जब ये एक्सेसिबिलिटी सोसाइटीज में क्या नहीं होती, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो ही क्या आता है, क्लास स्ट्रगल आता है। दिस इनइक्वालिटी causes a division of society into classes। ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के कारण सोसाइटी में क्या होते हैं, अलग अलग क्लासेस निर्माण होते हैं। और ये जो दिस एक्सेसिबिलिटी टू डिफर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। और यहाँ पर ये भी बोला है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। ये जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री है, ये किसी दूसरे तीसरे कारण से नहीं हुई, तो सिर्फ किसके कारण हुई है, क्लास स्ट्रगल के कारण हुई है। क्योंकि द क्लास owns the means of production economically exploit the rest of the classes। उनका ये बोलना था कि जिस क्लास के पास में क्या होते हैं, प्रोडक्शन के साधन होते हैं, वो दूसरे क्लासेस को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, दबाने का काम करता है। और जब वो दबा हुआ क्लास क्या करता है, बगावत करता है, तो ही किसकी निर्मित होती है, इतिहास की निर्मित होती है। ऐसा किसका बोलना है, कार्ल मार्क्स का बोलना है। और उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस अपना बुक भी लिखी है जिसका नाम है दास कैपिटल। कैपिटल की स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कैपिटल की स्पेलिंग में सी के बदले क्या लिखना है, आपको के लिखना है। सो दास कैपिटल उनका एक क्या है, वर्ल्ड फेमस बुक लिखा है, जिन्होंने उन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में और ज्यादा विस्तार से चर्चा की है। देन उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, एक नई विचारधारा की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, यानी स्त्रीवादी इतिहास की रचना करना। स्त्री को सामने रखकर, स्त्री को सेंटर में रखकर क्या करना इतिहास की रचना करना और हिस्टोरियोग्राफी करना। सो इसका जो जनरली जो शुरुआत है सिमोन द बोआ, या तो उसको हम ऐसा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं सिमोन द बिहेवियर, ऐसा भी उसका क्या कर सकते हैं हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो ये जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री। इस फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में क्या लिखा जाता है, ये जो हिस्ट्री है और हिस्टोग्राफी है उसको क्या करना, रिस्ट्रक्चर करना ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ वुमन को रिस्पेक्टिव लेकर और वुमन को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरियोग्राफी को क्या करना, रिस्ट्रक्चर करना। ऐसा किसका मानना था, सिमोन द बिहेवियर का मानना था। सो इट ड्रॉज ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वुमन्स लाइफ। उन्होंने अपने लिखान में जो वुमेन्स लाइफ के जो अलग अलग जो एस्पेक्ट थे वो भी हिस्ट्री में लिखने पर क्या दिया, जोर दिया। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर द, और यही कारण हुआ कि इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर द 1990 के बाद में जो हिस्टोरिकल राइटिंग हुई, वुमन वेयर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। वुमन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास के रूप में क्या मिला, दर्जा मिला, या वुमन को ध्यान में रखकर और वुमन सेंट्रिक हिस्टोरियोग्राफी होने लगी। सो ये भी हमारे क्या बोलेंगे हिस्टोरियोग्राफी में क्या आने लगा, बदलाव आने लगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्कॉलर की बात करते हैं जिसका नाम है माइकल फुकॉल्ट, या उनको माइकल फुको भी बोलते हैं। अभी जो माइकल फुको है ये जनरली 1926 से लेकर तो 1984 तक रहे। सो 1984 तक कर रहे, इसका मतलब ये 20th सेंचुरी के थे। सो ये जो फ्रेंच हिस्टोरियन है कौन, माइकल फुकॉल्ट, इन्होंने ये बोला है, इन्होंने अपने बुक में बोला है, कौन सी बुक, आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज। इस आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज में उन्होंने ये बोला है कि जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है उनको सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगाना सफिशिएंट नहीं है, यानी पहले ये घटना हुई फिर ये घटना हुई फिर ये घटना हुई, ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना ही सफिशिएंट नहीं है। तो उनके हिसाब से एज पर हिम एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री में ट्रांजिशन कैसा होता गया, हिस्ट्री में बदलाव कैसा होता गया, ये माइकल फुकॉल्ट के हिसाब से क्या था, ज्यादा इम्पोर्टेंट था या ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये जो हिस्ट्री में जो ट्रांजिशन पीरियड आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, इसको डिस्क्राइब करना ज्यादा जरूरी माना। तो इन्होंने इस मेथड को क्या बोला है, द आर्कियोलॉजिकल नॉलेज भी बोला है। और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब भी होता है ज्ञान का पुरातत्व। ही फोकस सो फॉर अनएक्नॉलेज, और उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट्स थे जो अभी तक क्या नहीं हुए थे, एक्नॉलेज नहीं हुए थे, और अभी तक अनएक्नॉलेज एरियाज थे जो हिस्टोरियंस ने उनको टच नहीं किया था, उस पर भी उन्होंने फोकस करने का काम किया। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, तो हिस्टोरियोलॉजिकल में अलग अलग इवेंट के साथ में हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की भी बात करना चाहिए, जो मनोविकृति है उस पर भी बात होनी चाहिए। देन उसके बाद में साइंस ऑफ मेडिसिन साइंस के ऊपर भी हिस्टोरियोग्राफी में बात होना चाहिए। साथ ही साथ में प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जेल व्यवस्थापन के बारे में भी बात होना चाहिए। इस प्रकार की बात उन्होंने अपने विचारों में रखी, जिसने क्या कर दिया वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी को फिर से डेवलपमेंट करने का काम किया। देन उसके बाद में लास्ट वाला हम अपना टॉपिक देखेंगे एनल्स स्कूल, या जिसको क्या बोलते हैं, एनल्स प्रणाली बोलते हैं। सो ये जो एनल्स स्कूल से, ये एनल्स जो प्रणाली है, ये जनरली जो फ्रेंच हिस्टोरियंस थे
उन्होंने स्टार्ट किए थे। कहाँ के? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने और फ्रेंच स्कॉलर्स ने क्या किए थे? स्टार्ट किए थे। एन स्कूल गिव न्यू डायरेक्शन ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग, और उन्होंने ये बोला कि हिस्ट्री राइटिंग में क्या होना चाहिए? अलग अलग डायरेक्शंस भी होना चाहिए। हिस्ट्री राइटिंग सिर्फ वो नहीं है जिस पर हम इस पर फोकस करें, पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर फोकस करें, या तो फिर अलग अलग डिफरेंट किंग्स के ऊपर फोकस करें, या तो डिफरेंट ग्रेट लीडर्स के ऊपर फोकस करें, या तो सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करें, या तो फिर डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस करें। ऐसा ही लिखानिया ने यानी हिस्टोरियोग्राफी नहीं है। तो हिस्टोरियोग्राफी में क्या होना चाहिए? जिस एरिया की हम क्या कर रहे हैं? हिस्टोरियोग्राफी लिख रहे हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, साथ ही साथ में वहाँ के लोकल पीपल, वहाँ के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वहाँ का ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में होने वाले जो चेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, साथ ही साथ में सोशल डिविजन, ये सारी चीजें भी आना चाहिए। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? एनल स्कूल बोलते हैं। सो इन सभी, चाहे वो स्कॉलर्स ले लो या तो फिर एनल स्कूल्स ले लो, इन्होंने क्या किए? हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी को डेवलपमेंट कराने में अपना क्या दिए? बहुत ज्यादा योगदान दिए। होप आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस बड़े मेहनत से बनाते हैं, बस आपको एक चीज करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला करना है, उनको भी हमारा वीडियो क्या कर देना है? शेयर कर देना है, लाइक करना है। और कुछ चीजें अगर आपको अगर चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।